नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य में विगत 15 जून से शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया के बाद प्रतिबंधात्मक नियमों को काफी हद तक शिथिल कर दिया गया था। इस दौरान कोविड संक्रमण की रफ्तार राज्य के कई हिस्सों में कुछ हद तक बढ़ती हुई दिखाई दी। साथ ही इसी दौरान समूचे राज्य में कोविड वायरस के नए स्वरूप डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 21 मरीज पाए गए, जिसमें से रत्नागिरी निवासी एक महिला की गत रोज मौत हो गई। ऐसे में कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गत रोज ही राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की छूट में कुछ हद तक कटौती करने का निर्णय लिया गया और एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के आधार पर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार जो आगामी सोमवार 28 जून की सुबह 6 बजे से लागू होगी। इस नई अधिसूचना के मुताबिक अब सोमवार से सभी दुकानें रोजाना सुबह 7 से अपराह्न 4 बजे तक ही खुली रहेंगी और जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें शनिवार व रविवार को बंद रखी जाएंगी। यानी अब एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक वाइन शॉप व परमिट रूम भी रोजाना सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार व रविवार को इसी समय के दौरान उन्हें होम डिलीवरी देने की अनुमति रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व शिव भोजन थाली सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे के दौरान 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और दोपहर 4 से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी देंगे। वहीं शनिवार व रविवार को सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल होम डिलीवरी सेवा देने की उन्हें अनुमति होगी। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारी क्षमता के साथ काम करेंगे और निजी कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान दोपहर 4 बजे तक काम करने की छूट होगी। सभी सार्वजनिक स्थल, क्रीडांगन, बगीचे रोजाना सुबह 5 से 9 बजे तक यानी 4 घंटे के लिए खुले रहेंगे और सभी टॉकीज, सभागृह, नाट्यगृह व मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस अधिसूचना के मुताबिक 50 लोगों की उपस्थिति में शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह आयोजित करने की छूट रहेगी, जिसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। वहीं अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकेंगे। कृषि संबंधित कामों को दोपहर 4 बजे तक छूट रहेगी और किसी भी तरह की सभा, बैठक तथा स्थानीय स्वायत्त निकाय व सहकारी संस्था की आम सभा में 50% सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अन्य सदस्य जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही 50% क्षमता के साथ जिम, व्यायामशाला, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा व वेलनेस सेंटर को काम करने की अनुमति रहेगी और सार्वजनिक वाहनों में पहले की तरह 100% क्षमता के साथ यात्री ढुलाई करने की छूट दी गई है। वहीं पूरा समय माल ढुलाई करने के लिए भी छूट दी गई है, किंतु मालवाहक वाहनों में अधिकतम 3 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। उद्योग व कल कारखानों को पूरा समय काम करने की अनुमति रहेगी। इस नए अधिसूचना के मुताबिक अब रोजाना शाम 5 बजे से संचारबंदी शुरू होगी और शाम 5 बजे के बाद बिना वजह बाहर निकलने पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सभी लोगों से कोविड पंचसूत्री के पालन का आह्वान भी किया गया है। विगत 19 जून को पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख के एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में लौट आने के बाद चर्चाएं चल पड़ी थी कि स्थानीय कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के इस फैसले की वजह से काफी नाराज हैं और जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार करने वाले हैं। ऐसी तमाम चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि पार्टी के किसी भी निर्णय को लेकर वे किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल भी नाराज नहीं है और किसी भी पार्टी में नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रवेश देने का फैसला एक नीतिगत निर्णय होता है और पार्टी हाईकमान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिया गया फैसला एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें पूरी तरह से मान्य है। इस चर्चा में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2014 में बडनेरा तथा वर्ष 2019 में अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और वे वर्ष 2014 से लगातार समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। यद्यपि उनके पति संजय खोड़के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन वे खुद कभी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के मंच पर नहीं गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से मेहनत करते हुए उन्हें विजयी किया। इस चुनाव में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन था और गठबंधन धर्म के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते दबे और छिपे तौर पर ही सही, लेकिन शिवसेना सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों का भी उन्हें भरपूर साथ मिला। यह साथ और सहयोग उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक संपत्ति है। इस बातचीत में विधायक सुलभा खोड़के ने यह भी कहा कि इस समय राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और वे कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर चाहती है कि आगामी चुनाव में धर्मांध राजनीतिक ताकतों के हाथ से मनपा की सत्ता निकले और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा जाए तथा सत्ता में आने के साथ ही इसी गठबंधन का महापौर भी हो। वर्ष 2024 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर पूछे जाने पर विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि राजनीति के जानकार बहुत कुछ अच्छे से समझते हैं और इस बारे में कांग्रेस हाईकमान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे उसे वे समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मान्य करेंगी।
करीब सवा वर्ष बाद शनिवार 26 जून को पहली बार ऐसा हुआ जब कोविड संक्रमण के चलते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में किसी भी कोविड संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। वहीं अब कोविड संक्रमण की रफ्तार भी काफी हद तक सुस्त हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 36 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,847 पर जा पहुंची है। वहीं शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 95 मरीजों को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 93,760 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 538 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 148 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 390 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 229 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 88 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 221 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 3,699 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.97% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.82% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को समूचे संभाग में केवल 121 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 23, यवतमाल के 15, बुल्ढाना के 31 तथा वाशिम के 16 मरीजों का समावेश है। वहीं शनिवार को संभाग में 194 मरीज कोविड मुक्त हुए हैं, जिनमें अकोला के 2, यवतमाल के 19, बुल्ढाना के 51 तथा वाशिम के 27 मरीजों का समावेश रहा। संभाग में अब तक कुल 3,54,601 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,48,111 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले के देवरा गांव में रहने वाले भाग्यश्री नामक बच्चे का वजन पैदाइशी कम था और उसके मस्तिष्क में इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। और इसकी जानकारी मिलते ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तुरंत इस बच्ची का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने हेतु आह्वान किया, जिसे प्रतिसाद देते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और नागरिकों ने चंदा जमा करते हुए इस बच्ची का इलाज उपलब्ध कराया और इस बच्ची का इलाज नागपुर में किया गया। अब इस बच्ची के स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार हुआ है और वह अपने घर भी लौट आई है, जिसकी जानकारी मिलने पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस बच्ची से प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए उसे अपनी ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही उसे सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों की सराहना भी की। चिखलदरा ब्लॉक टाइगर प्रोजेक्ट अंतर्गत बफर जोन में महाराष्ट्र के सिडको प्राधिकरण द्वारा ग्लास स्काई वॉक का क्रम प्रगति पथ पर है। केंद्रीय व पर्यावरण मंत्रालय ने इसे एनओसी देनी चाहिए। इस तरह की मांग विधायक बच्चू कडू द्वारा लिखे गए पत्र में की गई है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ समूचे राज्य में जगह जगह चक्का जाम आंदोलन किया गया। इसके तहत भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में भाजपा की शहर इकाई द्वारा बडनेरा से आगे पाला फाटे पर तथा राहट गांव के निकट होटल गौरी इन के सामने रास्ता रोको आंदोलन करते हुए चक्का जाम किया गया। इस समय भाजपा द्वारा कहा गया कि राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार ने ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण देने हेतु प्रभावी कदम उठाए थे, किंतु तब कांग्रेसियों द्वारा इसका विरोध करते हुए मामले को अदालत में ले जाया गया और आज राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार इस आरक्षण को बचाए रखने में नाकाम साबित हुई तो अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, जबकि खुद कांग्रेस ही ओबीसी आरक्षण के खात्मे हेतु जिम्मेदार है। दोनों ही स्थानों पर चक्का जाम आंदोलन करने के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी ने ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण हेतु भाजपा द्वारा किए जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया है और युवा स्वाभिमान पार्टी के भी कई कार्यकर्ता इन आंदोलनों में शामिल हुए। राहट गांव के निकट नागपुर महामार्ग पर भाजपा की ओर से किए जा रहे चक्का जाम आंदोलन की वजह से यहां पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और आंदोलन के खत्म होते ही यहां से निकलने की जल्दबाजी में एक ट्रक ने मारुति कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर बंदोबस्त हेतु तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही इस कार को रास्ते के एक ओर हटाते हुए आवागमन को सुचारू किया। ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण वापस पाने हेतु भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को समूचे जिले में आंदोलन किया गया, जिसकी शुरुआत तिवसा से हुई। इस समय तिवसा से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क पर भाजपाइयों द्वारा जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई और यहां पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसके अलावा ओबीसी का आरक्षण रद्द किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामार्ग पर नांदगांव पेठ में भी करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का विरोध भी जताया। इस समय महामार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने आंदोलनकारियों को मार्ग से हटने हेतु कहा, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारी डटे रहे, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस वाहन में बिठाकर थाने लाया गया। ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण दिलवाने की मांग को लेकर नांदगांव खंडेश्वर में भाजपा की ओर से अमरावती यवतमाल राज्य मार्ग पर भाजपा जिला महासचिव राजेश पाठक व जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र खंडालकर के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। चांदू रेलवे के स्मशान भूमि चौक के पास भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए चक्का जाम आंदोलन किया गया। वहीं विधायक प्रताप अड़सड़ के ही नेतृत्व में देवगांव में भी रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की वजह से नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे का यातायात काफी देर तक प्रभावित हुआ और आंदोलन स्थल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं।
ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चांदूर बाजार शहर के जयस्तंभ चौक पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। राष्ट्रीय शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का जमकर निषेध किया गया और राज्यव्यापी आंदोलन के तहत शहर के जयस्तंभ चौक व एडविन चौक पर जमकर प्रदर्शन किया गया। जयस्तंभ चौक पर महात्मा गांधी व एडविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए विधायक सुलभा खोड़के, कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण रद्द होने के लिए पूरी तरह से तत्कालीन फडणवीस सरकार तथा केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओबीसी समाज से संबंधित आंकड़े मांगे थे जो सरकार द्वारा नहीं दिए गए, जिसकी वजह से यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया। फडणवीस सरकार आणि सध्याची मोदी सरकार यांचा निषेध करण्यासाठी आज शहर काँग्रेस कमिटी, आमदार सुलभाताई खोडके, विलासभाऊ इंगोले आणि सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी या मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर निदर्शने केले आणि आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर आम्ही निदर्शने करत आहे। मोदी सरकारची तानाशाही त्यांनी जे देशात लावलेली आहे त्याचाही आज आम्ही निषेध केलेला आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी यामध्ये आरक्षण रद्द केल्यामुळे यावर ओबीसीवर अन्याय होत आहे, म्हणून या मोदी सरकारचा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो। सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा ओबीसीची आकडेवारी मागितली त्यावेळेस या मोदी सरकारने जी आकडेवारी लपवल्यामुळे आज या ठिकाणी ओबीसीवर अन्याय होत आहे, म्हणून या ओबीसी यांना न्याय मिळायला पाहिजे, म्हणून या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करतात। आम्ही या ठिकाणी सांगू इच्छितो की ओबीसीला न्यायच मिळायला पाहिजे, ओबीसीचं आरक्षण आहे त्या पद्धतीने राहिलं पाहिजे, अशी आमची काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी मागणी आहे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में चांदूर बाजार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के समक्ष तहसील कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया। इस समय जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि ओबीसी आरक्षण रद्द होने के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है और राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ओबीसी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति तथा विशेष पिछड़ा प्रवर्ग व एवं ओबीसी समाज को आरक्षण देने की मांग के लिए आज आरक्षण हक कृति समिति की ओर से इरविन चौक से जिलाधीश कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस समय आरक्षण हक कृति समिति ने 33% पिछड़ा वर्गीय जाति समूह को आरक्षण देने वाला कानून लागू करने की मांग की। 7 मे 2021च्या असंवैधानिक बेकायदेशीर GR रद्द करण्याच्या मागण्याकरिता व इतर अनेक मागण्याकरिता आजचा हा आक्रोश मोर्चा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति व संयुक्त कामगार संगठन कृति समिति की पहल पर आज किसान कामगारों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अमरावती के राजकमल चौक पर आंदोलन किया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अब 7 माह पूरे हो गए हैं और आंदोलनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दे रही है और थका देने वाली रणनीति पर काम कर रही है। धनगर व मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय में ओबीसी का आरक्षण रद्द ठहराया है। जनवरी-फरवरी माह में इस पर पुनर्निर्णय नहीं हुआ। यदि आगामी जनवरी-फरवरी माह से पहले इस पर दोबारा निर्णय नहीं हुआ तो जिला परिषद, पंचायत समिति व महानगर पालिका की 63 सीटों पर संकट कायम रहेगा, ऐसा स्पष्ट हुआ है। क्योंकि यदि उस समय तक इस मसले को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो केवल SC, ST व सर्वसाधारण के लिए ही आरक्षण रहेगा। स्थानीय शासकीय विश्राम गृह में गत रोज राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अकोला जिला व वाशिम जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अकोला जिले में पार्टी के कामकाज की समीक्षा भी की और कहा कि सर्वसामान्य जनता के हित में किए गए कार्यों का निश्चित तौर पर चुनाव में लाभ होगा। गत रोज मध्य रेलवे के भुसावल मंडल प्रबंधक द्वारा DRU-CC की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समिति के सदस्य प्रवीण सावले द्वारा कहा गया कि अमरावती मुंबई एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो भुसावल मंडल को सबसे अधिक राजस्व दिलाती है और जब से यह ट्रेन शुरू की गई है तब से इसमें RAC व वेटिंग लिस्ट हमेशा 400 के आसपास रहती है। ऐसे में इस ट्रेन के साथ जोड़े जाने वाले LHB रैक को केवल अमरावती व मुंबई के बीच ही चलाया जाए, क्योंकि यदि इस रैक को चेन्नई तक चलाया जाता है तो उसकी वजह से यह ट्रेन लेट हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुणे अमरावती ट्रेन को यदि पुणे से दोपहर 3:15 बजे की बजाय शाम 6 बजे छोड़ा जाता है तो यह ट्रेन अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास अमरावती पहुंचेगी। इससे इस ट्रेन को अच्छी खासी संख्या में यात्री मिल सकते हैं। इसी तरह यदि इस ट्रेन को अमरावती से शाम 5:50 बजे या 7:30 बजे के बीच छोड़ा जाता है और इसे वाया मनमाड या वाया कल्याण पनवेल चलाया जाता है तो यह ट्रेन भी खाली नहीं रहेगी। इसके साथ ही सावले ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए का खर्च करते हुए अमरावती का मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया गया है, लेकिन यहाँ से केवल 4 या 5 ट्रेन ही चलती है। ऐसे में यदि अमरावती से दिल्ली व कटरा के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है तो इससे रेलवे की आय में इजाफा होगा।
आइडियल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ अमरावती के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के दौरान जहां एक और पूरा देश इस महामारी से परेशान था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद था, ऐसे नाजुक समय में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा था। साथ ही इस दौरान कई डॉक्टरों ने आम जनता का इलाज करते समय अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दिनों डॉक्टरों पर हमला करने के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की घटनाएं घटित हो रही हैं। यह काफी चिंता का विषय है। अतः प्रशासन द्वारा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस ज्ञापन में विगत दिनों वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में घटित तोड़फोड़ की घटना का निषेध किए जाने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश की एवज में 3 करोड़ 39 लाख रुपए की कमीशन खोरी के मामले में नामजद किए गए नीता व राजेंद्र गांधी दंपति को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा राहत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक इस मामले में गांधी दंपति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल न किया जाए। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के लिए भी कहा गया है। इस मामले में आरोपित किए गए गांधी दंपति निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पंजीकृत वितरक हैं और उनके सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने विगत 15 जून को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया था। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए कमीशन संबंधी मामले में बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक जयसिंह राठौड़ समेत बैंक के कर्मचारी व ब्रोकर ऐसे कुल 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किए गए थे, जिसमें से सीओ राठौड़ समेत 7 लोगों ने स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी दाखिल की है, जिसे शनिवार को ही न्यायाधीश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हेतु रखा गया। लेकिन इस मामले की जाँच कर रही आर्थिक अपराध शाखा की ओर से मामले के केस पेपर अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं किए जाने के कारण आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 29 जून की तारीख मुकर्रर की है। शहर के कैंप परिसर स्थित 7098 वर्ग फीट भूखंड का भूमि अभिलेख कार्यालय से फर्जी पीआर कार्ड तैयार कर बेचने का मामला सामने आया था। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने कल 25 जून को मुख्य सूत्रधार संदीप चंद्रकांत राठी तथा प्रकाश विठोबा ठाकरे को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को शनिवार के दिन पीसीआर के लिए अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन दोनों आरोपियों को आगामी बुधवार 30 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस सिपाही हरीश जियालाल बुंदेले की 20 जून की रात बीट मार्शल ड्यूटी थी। उस रात सरकारी वाहन में खराबी आने के कारण हरीश बुंदेले अपने खुद के वाहन से पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान कमल प्लाजा से मंगलधाम रोड पर वनश्री कॉलोनी के पास मारुति स्विफ्ट कार के चालक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाते हुए हरीश बुंदेले की दोपहिया को कट मारा। इस हादसे में पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। पश्चात हरीश बुंदेले को रेडियंट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद कल उन्होंने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।